हमारी बहुत प्रिय पेशेंट थी। वो अपने पति के 13वीं से पहले मेकअप वो करवाना चाहती थी, कुछ प्रोसीजर्स ताकि वो 13वीं पे अच्छी लगे। फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी इज सुश्रुत। ये हर विदेशी पुस्तक में भी ये माना जाता है कि जो हमारे पिता हैं प्लास्टिक सर्जरी के वो सुश्रुत हैं। कई मामलों में सर्जरी के भी पिता हैं वो, लेकिन कम से कम सारे विदेश वाले विदेशी पुस्तिकां ये मानते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी के पिता जो हैं वो सुश्रुत हैं। दो शब्द सामने आते हैं, एक होती प्लास्टिक सर्जरी, एक होती कॉस्मेटिक सर्जरी। जी। इन दोनों के बीच का अगर मैं कहूँ सिंपलेस्ट जो है फर्क है वो क्या है? देखिए, प्लास्टिक सर्जरी में दो भाग हैं प्लास्टिक सर्जरी के। क्या ये जो मांगे हैं कॉस्मेटिक सर्जरी की, कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स की, ये बढ़ गई हैं सोशल मीडिया के एडवेंट के बाद से? जी हाँ, बिल्कुल बढ़ गई हैं, बहुत बढ़ गई हैं, और प्रोसीजर से ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। क्या ऐसी स्थिति भी सामने आती है कि कुछ लोगों को कॉस्मेटिक सर्जरी का एडिक्शन हो जाता है, वो बार बार लगातार वो सर्जरीज करा रहे हैं? जी बिल्कुल, बार बार लगातार फिर से युवा दिखने की चाहत कोई नई बात नहीं है। इंसान ने सदियों से ऐसे उपाय खोजे हैं जो उम्र को मात दे सकें, झुर्रियों को कम कर सकें। अब चाहे वो प्राचीन मिस्र की रानियां हों, भारत के आयुर्वेदाचार्य, या आज के इंस्टाग्राम फिल्टर्स, सबकी खोज एक ही रही है, हमेशा जवां कैसे रहा जाए। लेकिन इस खोज में सवाल यह भी उठता है कि क्या ये प्रक्रियाएं सुरक्षित हैं? क्या बोटॉक्स, फिलर्स और प्लास्टिक सर्जरी वाकई उतनी कारगर और भरोसेमंद है जितनी प्रचारित की जाती है? आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय कश्यप, कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन हैं जो कि इस क्षेत्र में वर्षों से काम कर रहे हैं, और हमें बताएंगे कि एंटी एजिंग थेरेपीज और प्लास्टिक सर्जरीज किस हद तक इफेक्टिव हैं और किस हद तक सेफ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। जब भी हम प्लास्टिक सर्जरी की बात सुनते हैं तो हमारे दिमाग में 90s की वो फिल्में आती हैं जहाँ पे डबल रोल के लिए अक्सर प्लास्टिक सर्जरी का इस्तेमाल किया जाता है। जी बिल्कुल। तो मैं तो पहले चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को, सुनने वालों को ये समझा दें कि प्लास्टिक सर्जरी दरअसल क्या है। एक तो पहले मैं मिथ्स लोगों की ये तोड़ना चाहूँगा कि प्लास्टिक सर्जरी कुछ विदेशी चीज़ है, कुछ पाश्चात्य सभ्यता का प्रतीक है। एंटी एजिंग यानी कि अपनी उम्र को बढ़ाना, कम लगना या चिरंजीवी रहना, ये देसी कॉन्सेप्ट है कम्प्लीटली। यहाँ तक कि जो आयुर्वेद है वो आयु का विज्ञान है। अगर वेद को विज्ञान मान के चलें तो आयु का विज्ञान आयुर्वेद है। अपनी आयु को स्वस्थ बनाना और लंबे बनाना, वो हमारा बेसिकली पूरा देसी कॉन्सेप्ट है। और हम जो देखते हैं, जो मृत्युंजय महामंत्र है, उसमें भी कि प्रभु हमें ऐसा करें कि हम लंबी उम्र हो, स्वस्थ उम्र रहे, और जब मृत्यु काल आए तो आसानी से, जैसे वो टूटता है एक फल अपने उससे और गिरता है, वैसे आसानी से गिर जाए। तो ये नहीं कि कोई चाहता है कि सदा जीवित रहें, लेकिन लंबी आयु हो, स्वस्थ आयु, ये हमारा अपना कॉन्सेप्ट है। आयुर्वेद उसी पर निर्धारित है। और जो प्लास्टिक सर्जरी का है वो भी, उसका भी प्रादुर्भाव हिंदुस्तान से ही हुआ है। करीब 6वीं-7वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो सुश्रुत थे, उन्होंने नोज़ का, नाक का और कान के रिकंस्ट्रक्शन का और उसके सुंदर बनाने का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है। तो वो जो है वो लिखा हुआ भी विदेश में भी माना जाता है। फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी इज सुश्रुत। ये हर विदेशी पुस्तक में भी ये माना जाता है कि जो हमारे पिता हैं प्लास्टिक सर्जरी के वो सुश्रुत हैं। कई मामलों में सर्जरी के भी पिता हैं वो, लेकिन कम से कम सारे विदेश वाले विदेशी पुस्तिकां ये मानते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी के पिता जो हैं वो सुश्रुत हैं। तो दो धाराएं हैं जो सर्जरी शुरू हुई, और एक एंटी एजिंग की है और एक सर्जरी की है। तो अगर दो धाराओं को मान लें, हमारे इतिहास को लेके चलें अगर, तो जो ऊपर से आया तो सबसे पहले ब्रह्मा ने भेजा दक्ष प्रजापति को, दक्ष प्रजापति से गया आयुर्विज्ञान, गया जो ये हैं अश्विनी कुमार, जो दो भाई हैं, उनके पास गया। अश्विनी कुमार से फिर आया अपने ये जो हैं धन्वंतरी के पास, धन्वंतरी के पास से फिर सुश्रुत के पास आया। और ये तो था बनारस की तरफ चल रहा था ये। उधर आपका जो अपना तक्षशिला की तरफ है, वहाँ एक दूसरा मेडिकल साइड चल रही थी, जिसमें कि आयु को बढ़ाने का, स्वस्थ करने का, दवाइयों द्वारा, औषधियों द्वारा वो विज्ञान ज़्यादा बढ़ रहा था। इस तरफ भी था ये, लेकिन वहाँ पे सर्जरी से ज़्यादा विज्ञान जो है मेडिसिन के लिए था, या आयुर्विज्ञान जो मेडिसिन वाला है, हर्बोलॉजी, या जिससे कि उम्र जो है ज़्यादा बढ़े और स्वस्थ रूप से बढ़े, वो हुआ। तो उसके बाद उसी तरफ से जो है चरक संहिता लिखी गई। तो चरक तो खैर कुछ बाद में आए थे, करीब 1ली शताब्दी ईसा पश्चात, लेकिन उससे बहुत पहले से वहाँ पे था, भारद्वाज द्वारा और ऋषियों द्वारा वो चल रहा था। तो जो ओथ भी है, जो कि बाद में हिपोक्रेटिस ओथ बन गई, वो दरअसल भारद्वाज की ओथ थी, जो कि, या चरक की ओथ थी, जो कि जब लोग पूरा कर लेते अपना वो, तो उनको दी जाती थी। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें थी।
और वो हिप्पोक्रेटिस में भी कई चीज़ें उसमें सिमिलर हैं। लेकिन जो हमारी, जैसे अगर इसी आयुर्विज्ञान की बात करें, जैसे हमारी त्रिदोष की कॉन्सेप्ट है कि जो है वात, पित्त और कफ, वो जब हिप्पोक्रेटिस शायद लेके गए जहाँ तक है, और उनके हिप्पोक्रेटिस को मिला दरअसल इनके थ्रू, ये जो थे पाइथागोरस ग्रीस से हिंदुस्तान और नॉर्दर्न पार्ट में आए थे, ईरान और हिंदुस्तान में। वहाँ से वो उसी विज्ञान को लेके ग्रीस गए। उनके बाद में आए पाइथागोरस के बाद है हिप्पोक्रेटिस। तो पाइथागोरस ने उन्हें 4 दोषों का ज्ञान दिया, उसमें उन्होंने 3 जो हमारे थे, वात, पित्त और कफ, उनको सेम लिया, लेकिन पित्त को 2 में विभाजित कर दिया। एक है ब्लैक बाइल और एक है येलो बाइल। एनीवे, उससे फिर मॉडर्न मेडिसिन बनी। उसी तरह से जैसे मॉडर्न मेडिसिन की जो रूट्स हैं वो हमारे यहाँ से आई हैं, ना कि आयुर्विज्ञान की, लेकिन वैसे ही रूट्स जो हैं प्लास्टिक सर्जरी की और एंटी एजिंग की भारतीय हैं। ओके। इसके बारे में आपने पूछा कि क्या उसमें वो हो सकता है, लोगों के क्या समझते प्लास्टिक सर्जरी क्या है। तो प्लास्टिक सर्जरी जो शब्द है वो प्लास्टिक कोड से आया, यानी कि मोल्ड कर सकने से। तो शरीर को किसी तरह से मोल्ड किया जा सके, उसकी आकृति को चेंज किया जा सकते। तो उसमें दो भाग हैं उसके। एक तो विकृति निवारण, किसी की विकृति हुई है, पैदाइशी है, जन्मजात है या वैसी विकृति हुई है, उसको ठीक कर सके। दूसरा है सौंदर्यवर्धन। अब अगर और सोचें कि और कहाँ से शुरू हुआ, तो सबसे पहली सर्जरी जो कि सर्जन्स नहीं करते थे, जो कि सबसे पहली सर्जरी जो हुई सौंदर्यवर्धन के लिए, वो थी पियर्सिंग्स, यानी कि नीडल से अपने कानों में या नाक में पियर्स करना। वो भी भारत से ही प्रारंभ हुई। एक और सर्जरी थी जो पैसिफिक आइलैंड से हुई, वो सर्जरी नहीं है, वो भी सौंदर्यवर्धन के लिए, वो है टैटूइंग। वो पैसिफिक आइलैंड से शुरू हुई। लेकिन जो पियर्सिंग है बॉडी की, अलग अलग जगह पे, नाक हो, कान हो और भी कई जगह, वो भारत का देन है दुनिया को। वो केवल सौंदर्यवर्धन के लिए, उसका और कोई उपयोग नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि उससे जी आपके ये नक्षत्रों का कुछ होता है, पर दरअसल है सौंदर्यवर्धन के लिए। स्त्री के लिए कान में लगाना पुरुषों के लिए भी सुंदर माना जाता था, नाक में लगाना भी सुंदर माना जाता था। तो वो भी सर्जरी ही है अगर आप सोचें तो। फिर सौंदर्यवर्धन की और चीज़ें भी, जैसे इजिप्ट से मेकअप शुरू हुआ आँखों का, तो वो चीज़ें शुरू हुई। लेकिन भारत से जो 16 श्रृंगार हैं वो भी भारत की ही देन है दुनिया को, और वो सब चीज़ों का उसमें आता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जो सौंदर्यवर्धन की कलाएं हैं, चाहे वो सर्जिकल हो या नॉन सर्जिकल हो, उनकी जो जड़ें हैं वो भारत में ही हैं, भारत से ही उपजी हैं। ये तो आपने लंबा चौड़ा खाका खींचा। मैं थोड़ा वापस आना चाहूँगा। जी बिल्कुल। आपने सौंदर्यवर्धन की बात की, तो हम प्लास्टिक सर्जरी के उसी एस्पेक्ट पे बात करते हैं। 2 शब्द सामने आते हैं, एक होती प्लास्टिक सर्जरी, एक होती कॉस्मेटिक सर्जरी। जी। इन दोनों के बीच का अगर मैं कहूँ सिंपलेस्ट जो है फर्क है वो क्या है? देखिए, प्लास्टिक सर्जरी में दो भाग हैं प्लास्टिक सर्जरी के। एक है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, एक है कॉस्मेटिक सर्जरी। कॉस्मेटिक सर्जरी नॉन प्लास्टिक सर्जरी भी हो सकती है, लेकिन बेसिकली प्लास्टिक सर्जरी के 2 अंगों में से एक है। जो पहला अंग है, जैसे रिकंस्ट्रक्टिव है, वो किस लिए होती है कि मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो उसका बॉडी को ठीक करना है, फ्रैक्चर्स हो गए वो ठीक करना है, शक्ल को ठीक करना है, या किसी की पैदाइशी जन्मजात विकृति है, कोई क्लेफ्ट लिप है, क्लेफ्ट नोज है, क्लेफ्ट पैलेट है, क्लेफ्ट लिप है, उन सबको ठीक करना, वो भी प्लास्टिक सर्जरी में ही आता है। कैंसर हो गया, चेहरे का कोई भाग निकाल दिया, उससे फिर से उसका ठीक करना, ताकि वो ठीक देखने में ठीक लगे, सोशली ठीक लगे, लोग ऐसे नज़रों से ना देखें, वो आता है जो ट्रेडिशनली रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी है। प्लास्टिक सर्जरी का जो ये वाला भाग है वो विकृति निवारण से संबंधित है, कैंसर, ट्रॉमा, बर्न्स, किसी कोई जल गया हो। दूसरा भाग जो है वो सौंदर्यवर्धन है, यानी वो वांछनीय है, डिजायर बेस्ड है। पहला वाला था नीड बेस्ड, ये वाला डिजायर बेस्ड है। डिजायर बेस्ड मतलब वांछनीय है, जरूरत नहीं है, आवश्यक नहीं है, पर वांछनीय है। तो क्या है कि मेरी नाक जी अच्छी नहीं लगी, थोड़ी सी पतली हो जाए, लंबी हो जाए, सुंदर हो जाए, मजा आ जाए। ऐसे ही कान जो है थोड़े ज्यादा लंबे हुए उम्र के साथ, इन्हें थोड़ा छोटा कर दिए ताकि उम्र ज्यादा ना लगे, या चेहरा बहुत गिर गया है उसे उठा दें। ये सब वांछनीय है, कोई जरूरत तो है नहीं इसकी, लेकिन आदमी अपने आप अच्छा महसूस करता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जो इच्छा है सबकी कि देखने में लोगों पे अच्छा इंप्रेशन पड़े, वो भी उससे होता है। तो एंटी एजिंग और कॉस्मेटिक, कहीं ना कहीं हम कॉस्मेटिक सर्जरी का जो कनेक्शन है वो कई हद तक एंटी एजिंग से, सुंदर दिखने से। जी। तो ऐसा सुंदर दिखने के लिए कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो कॉस्मेटिक सर्जरी में बहुत ही कहें कि पॉपुलर हैं? जी। तो 2 चीज़ें हैं इसकी प्लास्टिक सर्जरी की। एक तो सुंदर लगे इंसान, एक उम्र कम लगे। तो उम्र कम लगे जो एंटी एजिंग जिसे कहते हैं, उसके 2 भाग हैं अगर देखा जाए। पहला भाग ये है जो देखने में है, जो देखने में वो आपके शरीर को प्रभावित नहीं कर रहा है,
वो जो और लोग देख रहे हैं या जब अपने आप को आप दर्पण में देखते हैं, आईने में देखते हैं, तो कैसा महसूस करते हैं उसको कर रहा है। और कई बार एक लूप बन जाता है, यू लुक गुड यू फील गुड, तुम्हारा अच्छा देखने में अच्छे लग रहे हैं तो महसूस अच्छा करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे देखने में और अच्छे लगेंगे, अधिक मुस्कुराएंगे, आँखों का और चेहरे का और वो जो है एक्सप्रेशन और सुंदर होगा। तो वो एक लूप सा बन जाता है। लेकिन जो देखने में अच्छा लगना है इसका मतलब ये नहीं कि अंदर से अच्छे हो गए। तो अंदर से जैसे शरीर की जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, वो युवा हों, वो एक और एंटी एजिंग का एस्पेक्ट है। जो पहला एस्पेक्ट एंटी एजिंग का है, देखने में कैसे लग रहे हैं, युवा लग रहे हैं, वो आपका विजिबल एंटी एजिंग जो है, उसमें जो पॉपुलर चीज़ें हैं वो ऐसी हैं। अगर हम पहले बात करें नॉन सर्जिकल की, तो मैं तो देखता हूँ कि जो नॉन सर्जिकल नॉन मेडिकल चीज़ें उनसे आरंभ किया जाए उनसे। बिल्कुल। तो पहली तो चीज़ है मेकअप, सदा से होता है, लड़कियां करती आई हैं, काजल लगाना, आँखों का शैडोज़ लगाना, काजल लगाना, बिंदी लगाना, लिपस्टिक लगाना, ये सब आवरण हैं जो जिससे कि इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट लेयर पे जाते हैं, वो आता है स्किन जो त्वचा है हमारी, उसको सुंदर करने के लिए जो चीज़ें आजकल प्रयोग होती हैं वो बताता हूँ। मेडिकली जो होती हैं उस पर आ जाता हूँ मैं। मेडिकली त्वचा को सुंदर लगने के लिए केमिकल पील करते हैं, लेजर्स करते हैं, जो आपके क्या कहना चाहिए MNRF होता है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी से होता है, या हाइफ होता है, हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये करते हैं आपकी त्वचा की जो सतह है, जो ऊपर का है त्वचा का, उसको इम्प्रूव करने के लिए। ये ट्रीटमेंट जो है डर्म, जो एपिडर्मिस है, जो ऊपर के 5 लेयर होते हैं, 4 लेयर होते हैं, और सेकंड लेयर तक जाती हैं। ये जो सेकंड डीपर लेयर है उसे कहते हैं डर्मिस। तो उस तक जाती हैं वो, तो उससे जो है त्वचा जो है खूबसूरत लगती है, उबड़ खाबड़ कम लगती है, कहीं झुर्रियाँ पड़ गई वो ठीक हो जाती हैं। तो उसमें इन ट्रीटमेंट्स के अलावा कुछ हैं जो इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स हैं। उसमें बोटॉक्स या बॉटुलिनम टॉक्सिन, जो असली नाम है बॉटुलिनम टॉक्सिन है, बोटॉक्स सिर्फ एक ट्रेड नेम है। तो बॉटुलिनम टॉक्सिन जो है वो दरअसल आता है एक फूड पॉइजनिंग की उससे। लेकिन अगर फूड पॉइजनिंग में इतना लगता है तो उसके अंदर जो सुई की नोक होती है उस पर जितना आ सकता है उससे भी कम लगता है। तो पूरा बोटॉक्स लगाना इतना कम होता है कि उससे नुकसान होने की संभावना ना के बराबर है। उसको लेके लगाते हैं, जैसे जो मांसपेशियाँ जो झुर्रियाँ कर रही हैं, मांसपेशियाँ ज़ोर से चल रही हैं, उनको कमज़ोर कर दिया जाता है, जिससे ये जो 11 है या और कई जो लाइन्स हैं वो कम आएँ। तो ये तो बॉटुलिनम टॉक्सिन है जो बहुत पॉपुलर है। दूसरा है फिलर। फिलर आमतौर पे क्या है, जो चीज़ों को भरने के लिए, आपकी लाइंस को, गड्ढों को भरने के लिए। और फिलर्स कई टाइप के होते हैं, एक परमानेंट होते हैं जो आजकल प्रयोग नहीं किए जाते, वो अप्रूव्ड भी नहीं है FDA से, या हमारे अपने FDA से भी नहीं है, US से भी नहीं है। लेकिन जो टेम्परेरी फिलर्स हैं उसमें जो सबसे पॉपुलर, सबसे कॉमन है आजकल, वो है हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स। जो हाइलुरोनिक एसिड है वो नैसर्गिक अवस्था में हमारी त्वचा में भी मिलती है, जॉइंट्स में भी मिलती है, आँखों में भी मिलती है, लेकिन जो इंजेक्ट की जाती है वो लैब से बन के आती है। तो जो आपकी त्वचा उसे रिजेक्ट नहीं करेगी कभी भी, और वो इंजेक्ट करके वो जगहें भर जाती हैं जहाँ भी गड्ढे हो गए हैं, जहाँ भी आपके ऐसे हैं कि झुर्रियाँ पड़ रही हैं, उसे भर देते हैं। तो जो सबक्यूटेनियस फैट लॉस होता है, जो त्वचा के नीचे का हल्की सी वसा होती है, वो उम्र के साथ साथ कम हो जाती है, तो उसे वो रिप्लेनिश कर देती है। और कई बार थोड़ी शेप को इम्प्रूव करती है, आपकी जो सिलुएट है, वो जो कर्व्स हैं चेहरे के सब, उनको इम्प्रूव कर देती है। तो वो सेकंड सबसे पॉपुलर चीज़ है। ये दोनों इंजेक्टेबल हैं, बोटॉक्स भी यानी बॉटुलिनम टॉक्सिन, और जो इंजेक्टेबल हाइलुरोनिक एसिड है वो जो है उसमें जुवेडर्म है, रेस्टलिन है, कई हैं। तो वो सारे हाइलुरोनिक एसिड हैं। एक और फिलर हैं जो कि आपके शरीर को स्टिमुलेट करते हैं कि और टिश्यू बनाओ। तो वो जो है वो और डिफरेंट हैं, तो उनके भी 2-3 है, रेडियस एक नाम है उसका। ऐसे 2-3 फिलर्स हैं, वो स्टिमुलेट करेंगे आपकी स्किन को। फिर दूसरा है आपकी अपनी वसा, जो अपनी फैट होता है वो एक नीडल से कहीं से निकालते हैं, सुई से हल्के से निकालते हैं उसे, और फिर उसे प्योरीफाई करके, जिससे उसमें सिर्फ सेल्स बच जाएं और थोड़ी स्टेम सेल भी बच जाएं, उन्हें अलग अलग जगह इंजेक्ट कर देते हैं। तो उससे भर भी जाता है जो एरिया है, और साथ साथ जो उसमें स्टेम सेल्स होती हैं उससे जो एक चेहरे पे ग्लो है वो भी आ जाता है। तो अक्सर ये सवाल तो उठता है, देखिए बोटॉक्स हो गया, फिलर्स हो गया, हम अक्सर ऐसी तस्वीरें देखते हैं कि हम सेलिब्रिटीज़ की बात अक्सर इसलिए ज़्यादा करते हैं कि उनके इस तरह के फ़ोटोज़ पॉपुलर ज़्यादा होते हैं, वो जनमानस के बीच में ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। तो अक्सर ऐसी बात होती है कि बोटॉक्स या फिलर कराने के बाद किसी को साइड इफ़ेक्ट हो गए, ज़्यादा दिक्कतें हो गई, तो ये सवाल एक जायज़ बनता है कि इस तरह की प्रक्रियाएँ हैं वो कितनी किस हद तक सुरक्षित हैं। जी बिल्कुल, बहुत जायज़ सवाल है आपका, पूरी तरह से। काफ़ी ये कहना कि पूरी तरह से सुरक्षित हैं या नहीं है, दोनों ही उत्तर गलत होंगे। सच्ची बात है, अगर अनुभवी सर्जन हो, जो इंजेक्टर हैं वो अनुभवी हो, तो बहुत ही सेफ हैं। परंतु आप ज़रूर हॉरर स्टोरीज सुनेंगे। 2 कारण से होती हैं हॉरर स्टोरीज। एक तो ये जो कर रहे हैं वो गलत हैं,
और दूसरा है जो करवा रहे हैं या जितना ज़्यादा वो चाहते हैं करवाना वो उपयुक्त नहीं है उनके लिए। ओके। तो कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फिलर करा लिया, तो फिलर वैसे डिज़ोल्व भी किए जा सकते हैं, अगर रहें तो घुले जा सकते हैं, उनका एंजाइम आती है उसको आप इंजर के निकाल सकते हैं। पर क्या होता है कि जो है उम्र ढल गई है कोई एक्ट्रेस की या किसी शो बिजनेस में किसी की, तो चेहरा लटकने लगा तो खूब सारे फिलर जलवा दें कि लटक रहा है खूब भर जाए। तो फिर उसे वेस्ट में भी कहते हैं हॉलीवुड में कि पिलो फेसेस, जैसे तकिया होता है ऐसे फेस बनते हैं मोटे मोटे, वो नहीं करवाना चाहिए। तो ये तो है जो उसका आपने इंसिस्ट किया जी मुझे करवाना ही है, वो कोई ना कोई करने वाला मिल जाएगा, सेफली कर देगा, लेकिन ऐसा लगेगा कि वो नहीं लग रहा, स्वाभाविक नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे लड्डू रखे हुए हैं, दोनों गालों के ऊपर लड्डू रखे हैं। उस अवस्था में जब लटक जाती हैं चीज़ें तब आपको नॉन सर्जिकल की जगह सर्जिकल पे जाना चाहिए। जबकि जो चीज़ें उठ जाएं, जैसे ऐसे उठ जाती हैं ऐसे उठ जाती हैं, तो उसमें हम लोग मिनिमली इन्वेसिव भी करते हैं, छोटे से कट से ऐसे ऐसे उठ जाता है इस तरीके से, या हल्के से कट से ऐसे उठ जाता है। तो माइनर सर्जरी से काफ़ी चीज़ें इंप्रूव हो जाती हैं जिसमें कि आपको लड्डू ना बनवाने पड़े यहाँ पे। और ऐसी बोटॉक्स का इतना बोटॉक्स मत लगवाएं, जैसे किसी का वो भी आता है, कोई बड़े वो भी हैं, क्या कहना चाहिए, बड़े रईस लोगों में हैं, दूसरों की पत्नी ऐसे लगती है जैसे चेहरा जो है फ्रोजन हो। तो ऐसा फ्रोजन चेहरा जैसे कि एक्सप्रेशन ही ना दे पाएं, वो नहीं करना चाहिए। बोटॉक्स वगैरह भी अगर आप लगवाते हैं बोटुलिनम टॉक्सिन, तो उतनी मात्रा में लगाएं कि ताकि आपके जो चेहरे के स्वाभाविक वो हैं एक्सप्रेशंस हैं वो आते रहें। तो ऐसे लगाया जा सकता है। ज़्यादा इंसिस्ट मत करें, क्योंकि अगर आप बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, तो कोई ना कोई आपका कर ही देगा। तो ओवरडू मत कराएं, तो सीमाओं में रहें, सुरक्षित सर्जन के पास जाएं, सुरक्षित दवाई लगवाएं, एक्सपर्ट्स की सुने। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक और सवाल सर आता है कि कुछ साइड इफेक्ट्स तो होते हैं जो लॉन्ग टर्म होते हैं और कुछ होते हैं शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म फिर भी झेले जा सकते हैं, लेकिन ये सवाल भी जायज़ बनता है कि कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स जो हैं इनके नुकसान क्या दीर्घकालिक हो सकते हैं, लॉन्ग पीरियड मतलब क्रोनिक हो सकते हैं? जी बिल्कुल, बहुत सही सवाल है। अगर सुरक्षित तरीके से किया जाए तो मैंने पहले बोटुलिनम टॉक्सिन और फिलर की बात करी, ये अपने आप चले जाते हैं। बोटुलिनम टॉक्सिन 5-6 महीने में चला जाता है, और जो फिलर्स हैं 2 साल में चले जाते हैं। अब बात करते हैं सर्जिकल, इनके लंबे टाइम तक नुकसान कोई नहीं है, क्योंकि जिस मात्रा में जाता है जो बोटुलिनम टॉक्सिन खासतौर से वो नुकसान नहीं करता। और जैसे मैंने कहा कि जो आपका फिलर्स हैं वो नैसर्गिक अवस्था में भी शरीर में होते हैं, तो आप सिर्फ उसे भर रहे हैं। अब सर्जरी की बात की जाए, अगर सेफली की जाए जैसे आजकल की जाती है और जितनी ज़रूरत है उतनी की जाए, तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म नुकसान नहीं होते। लेकिन अगर ओवरडू किया जाए तो एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, कोई सोशलाइट हैं अमेरिका में, उनका है वो कैट वुमेन बन गई, कर करके यहाँ पे भी बाल लगवा लिए, कई कर लिए, भयंकर लगते हैं वो करने के लिए, तो उन्हें कहते हैं कॉस्मेटिक क्रिपल्स। ओवरडू किया हुआ इतना अधिक मात्रा में कोई भी प्रोसीजर करेंगे तो हर चीज़ का जो मध्य मार्ग है वही हर चीज़ में मध्य मार्ग सही है। तो जहाँ ज़रूरत है उतना ही करवाएं, और सही आदमी से या सही स्त्री से करवाएं, और जो आप उपयुक्त आप खुद कैंडिडेट हो उतना करवाएं, इतना ना करवाएं कि भयंकर लगने लगे। अगर मैं आपको आज से 10 साल 15 साल पहले ले चलूँ, जब सोशल मीडिया इतना इन्फ्लुएंशियल नहीं हुआ करता था जी, और आप तब के कंपैरिजन में आपके कंपैरिजन में देखें, तो क्या ये जो मांगे हैं कॉस्मेटिक सर्जरी की, कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स की, ये बढ़ गई हैं सोशल मीडिया के एडवेंट के बाद से? जी हाँ, बिल्कुल बढ़ गई हैं, बहुत बढ़ गई हैं, और प्रोसीजर से ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। यानी कि कुछ हम नहीं करते, जब लोग बिल्कुल ही वो देख के जो चेहरा एकदम चिकना लगता है, और जो कई बार कोरिया से इन्फ्लुएंस होते हैं, ऐसी त्वचा ऐसी कर दीजिए, लिप्स ऐसे कर दीजिए। जो एक चीज़ बढ़ी है जिससे अगर आप कोरिलेट करना चाहें तो कर सकते हैं, वो है नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म मतलब अपने आप से प्यार करना, हमेशा अपनी फ़ोटो लेना, सेल्फीज़ लेना, वो बहुत बढ़ गया है। तो वो भी अगर देखा जाए तो नार्सिसस वो थे जो ग्रीक मैथोलॉजी में, रोमन मैथोलॉजी में प्रेम के देवता थे, लेकिन वो अपने चेहरे को हमेशा देखते रहते थे एक तालाब के अंदर। तो तालाब में देखते देखते वो गिर गए नीचे तालाब के अंदर ही। ऐसे ही हमारे देवता हुए जिनका नाम कामदेव है, या मनोज जिनके नाम से जाता है, अनंग भी नाम से जाना जाता है उन्हें। वो भी अपनी सौंदर्य से बड़े प्रभावित थे। वैसे सबसे सुंदर देवता जो माने गए वो अश्विनी कुमार हैं, जो मेडिसिन के देवता हैं, चिकित्सा के। लेकिन कामदेव अपनी सुंदरता से बहुत सुंदर प्रसन्न थे। तो उन्होंने जब शिव जी को तीर मारा तो शिव जी ने उन्हें श्राप दिया, तो उनका सारे अंग खत्म हो गए। तो जो कामदेव थे वो भी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी वाले ही थे। बाद में उनको उन्होंने वरदान से कुछ कम कर दिया, तो उनकी पत्नी से वो एक दिन मिल सकते हैं, जैसे बसंत पंचमी वगैरह होता है। तो वो कामदेव और रति के उसकी तो उस दिन शरीर ले सकते हैं वो। पर कहने का अभिप्राय है कि कई बार लोग सोचते हैं कि प्रेम और सौंदर्य का संबंध है, वो थोड़ा सा ये इतना नहीं है।
अच्छा। तो आपका प्रश्न था क्या ये बढ़ गया है? बिल्कुल बढ़ गया है। टीवी पे देखते अपने आप को, सब लोग देखते थे, पर अब टीवी पे नहीं देखते लोग, अपने आप को फ़ोन पे देखते हैं, अपनी फ़ोटो लेते रहते हैं। जो मीडिया है उससे प्रभावित होते हैं कि वैसे हम लग सकते हैं, और कई बार लोग फ़ोटो ऐसी डालते हैं जो कि बिफोर एंड आफ्टर भी कई लोग डाल देंगे अपनी, कि पहले ऐसे वैसे, आफ्टर में मेकअप होगा, फोटोशॉप होगा, फिल्टर्स लगे होंगे। तो जो अपेक्षाएं हैं प्लास्टिक सर्जरी से, कॉस्मेटिक सर्जरी से, वो बहुत बढ़ गई हैं। यहाँ तक कि इतनी बढ़ गई कि जो संभव ही नहीं है वो भी लोग कहते हैं ऐसा कर दीजिए। त्वचा बिल्कुल इतनी चिकनी की प्लास्टिक लगती है देखने में। तो अपेक्षाएं बढ़ गई हैं, इच्छाएं बढ़ गई हैं, और जो सीमाएं हैं वो सब तोड़ देना चाहते हैं लोग बाग। तो ज़रूर जो कॉस्मेटिक्स के प्रोसीजर्स बढ़े हैं, पर साथ ही साथ जो पेशेंट है वो भी और डॉक्टर वो भी हैं, उन्हें अपने आप को संतुलन में रखना होगा। सर एक थोड़ा ना, अगर एक लेवल और नीचे उतरा जाए तो एक थोड़ा और गूढ़ और थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव सवाल जो है वो दिमाग में आता है कि क्या कुछ ऐसे मरीज भी आपके सामने आते हैं, कुछ ऐसे पेशेंट्स जो अपनी पहचान से, अपनी उम्र से भागना चाहते हैं? जी, बहुत आते हैं। अब मैं आपको एक हमारी बहुत प्रिय पेशेंट थी, वो अपने पति के 13वीं से पहले मेकअप वो करवाना चाहती थी, कुछ प्रोसीजर्स ताकि वो 13वीं पे अच्छी लगे। तो ये तो एक्सट्रीम बात हो गई, लेकिन पहचान अपनी बदलना कई कारण से होता है। एक तो अपनी उम्र कम करना चाहते हैं, वो तो क्योंकि लोग ये चाहते हैं कि जी कभी बूढ़े हो ही ना, वृद्धावस्था कभी आए नहीं, और 100 साल के भी हो जाएं तो भी युवा लगते रहें। तो ये तो इच्छा पुरानी है। आपने पूरी और ययाति की बात करी, वही ययाति चाहते थे, पुरुष उन्होंने उधार मांग ली अपनी, क्योंकि शर्मिष्ठा के साथ या जो भी उनके संबंध थे जिस वजह से समस्या हो, उन्हें श्राप मिला, वो जल्दी उम्र में वृद्ध लगने लगे। लेकिन लोग किसी भी उम्र में वृद्ध नहीं लगना चाहते। उसकी शुरुआत भी बाल रंगने से लेके और क्या कहना चाहिए विग लगाने से, तब से शुरू हुई। पर अपनी पहचान ही हटाना, उसके मैंने कुछ कारण देखे, मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। एक तो ये होता है, कुछ लोग जो हमारे यहाँ ख़ास समस्या है कि दो अलग जातियों के या धर्मों के लोग मिले, तो मेरे पास कई बार आते हैं कि जी आप हमारी शक्ल बदल दीजिए ताकि दूसरा कोई हमें पहचान ना पाए। हमारी जब मैं जाती हूँ या जाता हूँ अपनी कम्युनिटी में, अपने समुदाय में, तो पहचान ना पाएँ कि ये जो लड़का है या लड़की है दूसरे समुदाय की है, उसकी पहचान ना हो। तो कई बार उसके लिए लोग बदलवाना चाहते हैं। हम शादी करना चाहते हैं या कर ली है, लेकिन हमें अपने परिवारों को फेस नहीं कर सकते उसी शक्ल के साथ। वो बिल्कुल ही गलत चीज़ है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि आप बिगाड़ दो चाहे शक्ल, और बदल दो। वो बिल्कुल अनुचित है और किसी को नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपको अपना कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, मान लीजिए नाक बहुत मोटी है, वो पतली करवा लीजिए, कुछ और चीज़ें सुंदर कर लीजिए। अगर आपको पहचान में नहीं आना तो अपने बाल बदल लीजिए, जो चीज़ें रिवर्सिबल हैं, जो ये ना हो कि रह गई तो हो ही गई। चश्मा लगा लीजिए, लेकिन ऐसा कुछ प्लास्टिक से ना करवाएं कि आप बिल्कुल ही अपनी शक्ल ना लगे। दूसरा जो रीज़न है वो ये है कि वो ये चाहते हैं कि किसी फिल्म स्टार जैसा लगे, कि अपनी शक्ल बदल कि जी हम फलाने सेलिब्रिटी जैसे लगें। तो उसमें आपके चेहरा जो है वो कुछ बदला जा सकता है, हो सकता है अगर मिलता जुलता तो किया जा सके, लेकिन किसी दूसरे का चेहरा अपना नहीं बनाना चाहिए। कि आपका चेहरा आपकी पहचान है, उसे कायम रखें, उसको अच्छा बनाएं और परिष्कृत बनाएं, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल बदल दें, पहचान ही चली जाएगी फिर। आपकी बातों से मुझे ऐसा भी समझ में आ रहा है कि कई ऐसे भी लोग होते होंगे जिन्हें सर्जरी का इस तरह का एडिक्शन होता होगा। क्या ऐसी स्थिति भी सामने आती है कि कुछ लोगों को कॉस्मेटिक सर्जरी का एडिक्शन हो जाता है, वो बार बार लगातार वो सर्जरीज करा रहे हैं? जी जी, बिल्कुल, बार बार लगातार फिर से झाग वाला, बिल्कुल वो होता है। एक कराई, थोड़ा सा खुश हुए, फिर और करवाई, और एक सीमा तक तो उचित हो सकता है, लेकिन उसके बाद जो आदमी फिर भी संतुष्ट नहीं है अपने शरीर से या अपने चेहरे से, उनको हम बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर मानते हैं। ये हर एक प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जन के लिए ज़रूरी है कि वो देख लें कि जिस पे आप ऑपरेट करने जा रहे हैं उसको बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर तो नहीं है, क्योंकि वो कभी भी अपने चेहरे, अपनी आकृति से संतुष्ट नहीं होगा। और ऐसे लोगों के लिए सर्जरी कभी नहीं करनी चाहिए, एक भी नहीं, 2 3 5 नहीं, एक भी नहीं। फिर दूसरे कुछ होते हैं जो कि जैसे मैं बताया कि एडिक्ट होते हैं, दे आर नॉट बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर वाले, लेकिन एडिक्ट हो जाते हैं, ये अच्छा लगाओ, ये भी कर दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो। ये भी उचित नहीं है सीमाओं के अंदर में। कुछ ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जो कि हम बंडल में भी करते हैं, जैसे एक होता है मॉमी मेकओवर। तो स्त्री माँ बनी, सबसे गौरव वाली बात है, कोई स्त्री माँ बने, बहुत अच्छा रहता है। पर जब माँ बनती है तो शरीर में कुछ बदलावट आते हैं, कुछ चेंजेस आती हैं, कुछ अंग हैं शरीर के, कुछ पार्ट्स हैं जो थोड़े झूल जाते हैं, क्योंकि पहले उनका आकार बढ़ता है फिर घटता है।
तो उसके लिए मॉमी मेकओवर करते हैं, तो उसमें 3-4 प्रोसीजर्स हैं, उससे उनको बड़ी संतुष्टि मिलती है, बड़े खुश होते हैं कि पहले जैसे हो गए। वहाँ तक बात ठीक है, लेकिन अगर कोई कहता है ये भी कर दो, ये भी कर दो, पैर भी बदल दो और हाथ भी बदल दो और नाक भी बदल दो और आँखें भी बदल दो, वो उचित नहीं है। तो सीमाओं में जहाँ सिर्फ आपको लगता है कि उससे सौंदर्य वर्धन हो रहा है, बदल नहीं रहा है लेकिन इम्प्रूवमेंट हो रहा है। देखिए, मर्दों औरतों में दोनों में ही एक चीज़ बहुत कॉमन नज़र आती है, और तो एक इसमें जैसा आपने बताया जन्म देने के बाद। जी, जी। और क्योंकि बॉडी का साइज़ लगातार बदलता रहता है आजकल, हम जिम भी है और एक्सरसाइज भी करते हैं सब लोग। एक मुझे सवाल पूछना था स्ट्रेच मार्क्स को लेकर, क्योंकि मेरे मन में हमेशा ऐसी शंका थी कि कॉस्मेटिक सर्जन्स के पास क्या स्ट्रेच मार्क्स का भी कोई इलाज होता है? स्ट्रेच मार्क्स को लेकर बहुत सारे लोग कंफर्टेबल नहीं होते, बहुत कॉमन चीज़ है जबकि। जी, मैं आपके प्रश्न को 2 भागों में विभाजित कर लेता हूँ। पहला ये है कि जो वज़न है, जो हमारा वेट है, वो बढ़ता-घटता रहता है। तो आजकल 3-4 चीज़ें हो गई जिनके वज़न अचानक घटता है जिससे। मैं स्ट्रेच मार्क पे 1 मिनट बाद आता हूँ, लेकिन जब वज़न अचानक घटता है हमारा, उसमें ओज़ेम्पिक है या और यहाँ पे मिलती हैं कुछ दवाइयाँ जिनके इंजेक्शन से वज़न बहुत घट जाता है, या बेरियाट्रिक सर्जरी है। या कई बार, जैसे मेरी एक पहले मैनेजर थी यूएस में, उन्होंने किया था कि दिन में मुझे 14 क्रैकर्स खाने हैं सिर्फ और दूध पीना है बस। तो वो अचानक अपनी इच्छा शक्ति से लोग बहुत बहुत वजन घटा लेते हैं। तो मैंने देखे जो 100-100 किलो घटाया हुआ लोगों ने, 250 किलो के थे पहले, छोटे नहीं थे, पर 250 सवा 200 किलो के थे, फिर बहुत साइज में बड़े, लंबे भी। फिर उन्होंने वजन अपना घटा दिया 100 किलो, 70 किलो, और उतने पाउंड से बहुत लोग घटा रहे हैं। तो उससे सब कुछ झूल जाता है, स्टमक भी झूल जाती है। तो पोस्ट बेरियाट्रिक सर्जरी या पोस्ट मैसिव वेट लॉस जो है, जो बहुत आपने अपना घर घटा लिया है, तो जब झूल जाता है फिर उन्हें बहुत नफरत होने लगती है कि क्यों घटाया हमने, चेहरा भी लटक गया। ऐसे ही जो ओज़ेम्पिक है या जो इंजेक्शन है, उनसे भी अचानक बहुत सारा फैट घट जाता है। तो जब अचानक फैट घटता है तो जो त्वचा है वो हैंडल नहीं कर पाती, त्वचा जो है वो फिर वो ढीली पड़ जाती है। तो जैसे मनुष्य जो है अपनी त्वचा के जो वो है उसके अंदर सिकुड़ गया अंदर से, तो उसके लिए कई चीज़ें प्रोसीजर्स हैं। ओज़ेम्पिक फेस भी बोलने लगे हैं आजकल, और को ओज़ेम्पिक से अकेले फेस पे नहीं होता, सारे में वजन घटता है, लेकिन फेस पे भी घटता है, लगने लगता है, झुर्रियाँ आ जाती हैं, स्ट्रेच मार्क्स जो है वो नज़र आने लगते हैं। फिर उसे आप उठा सकते हैं, भर सकते हैं, दोनों से इम्प्रूवमेंट बहुत हो जाता है। तो जो मैसिव वेट लॉस है या किसी भी वजह से आदमी का वजन उठता बढ़ता है, तो उसका जो निवारण है, तो उससे हतोत्साहित ना हो, उसका ठीक किया जा सकता है। तो वज़न घटाना आपके स्वास्थ्य के लिए अगर अच्छा है तो ज़रूर करवाएं, ज़रूर करें जो भी करना है, लेकिन सेफ तरह से करें, जो दवाई सेफ हो, जो ऑपरेशन थे वो उनसे कराएं। रही बात स्ट्रेच मार्क्स की, तो स्ट्रेच मार्क्स हैं क्या वास्तव में? जो हमारी स्किन अचानक वेट बढ़ता है तो स्ट्रेच मार्क तब बनते हैं, इनिशियली लाल बनते हैं, उन्हें हम कहते हैं रूबरा, यानी कि लाल। ऐसे ही जब आपका वजन घट जाता है या जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो फिर वो वाइट हो जाते हैं, उन्हें बोलते हैं एल्बा, यानी कि सफ़ेद। तो जो आपके जब लाल होते हैं उस समय जो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है, जब प्रेगनेंसी के दौरान भी हम कहते हैं, तो उस समय आप बड़े जो मॉइस्चराइजिंग लोशंस वगैरह हैं वो लगाएं, कोको बटर है, शे बटर है, उससे मालिश करवाएं। हमारे यहाँ पहले दाइयों से जो मालिश कराने की प्रथा बनी है वो बहुत अच्छी है स्ट्रेच मार्क्स कम करने के लिए, पर तब वो बन रहे होते हैं, लेकिन नज़र लोगों को तब ज़्यादा आते हैं जब वो अवस्था जो है कम होने पे आ जाती है। तो जब वो बहुत लाइट हो जाते हैं तो उसके लिए जो इलाज हैं वो हमारे पास कार्बोक्सी थेरेपी है, PRP के इंजेक्शंस हैं, फ्रैक्शनेटेड लेजर्स हैं, काफ़ी से त्वचा इम्प्रूव हो जाती है। लेकिन स्ट्रेच मार्क जो चीज़ है वो एक स्कार है जो स्किन के नीचे होता है, तो काफ़ी इंप्रूवमेंट होता है, ज़ीरो नहीं होता। ज़ीरो करने का जो तरीका है वो जैसे स्टमक में हुआ तो टमी टक किया, तो जो जिसमें स्कार है स्किन वो निकल जाती है, तो उसमें 100% चला जाता है। अन्यथा जो बाकी सब हमारे उपचार हैं उनसे 70-80% मैक्सिमम, उससे अधिक नहीं होता है। सर, एक सवाल मेरा जो पॉडकास्ट के अंत की तरफ है, तो एक सवाल ये था कि आपने सर्जरी के बारे में बताया, कॉस्मेटिक सर्जरीज जिनके ज़रिए आप एंटी एजिंग कर सकते हैं। अब इतने शोध, इतनी रिसर्चेज हर तरफ चल रही हैं, तो क्या कुछ ऐसी रिसर्चेज सामने आती हैं कि आपको पॉसिबिलिटी दिखती हो कि बिना सर्जरी के भी एंटी एजिंग थोड़ी ज़्यादा सुलभ हो जाएगी, पॉसिबल हो जाएगी? सर्जरी से जो है वो सिर्फ जो एपरेंट एजिंग है, जो आप ऑब्वियस एजिंग है वो कम होती है। जो आपकी सेल्स की है, जो कोशिकाओं की जो सेल्स की जो एज है वो कैसे कम कर सकें, इस पे बहुत सालों से बहुत शोध चल रहे हैं। अब मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ जिस पे शोध चल रहे हैं। मैं अमेरिकन बोर्ड ऑफ एंटी एजिंग का भी सदस्य हूँ। हमारे जो क्रोमोजोम होते हैं, जो हमारे जैसे हेरिडिटरी होती है, जो हर सेल के अंदर बीच में होते हैं क्रोमोजोम, उसमें एक पूंछ जैसी होती है, उसे कहते हैं टीलोमेर। टीलोमेर लंबे होते हैं जब युवा होता है इंसान, और जब वयस्क हो जाता है थोड़े कम हो जाते हैं। जब वृद्ध हो जाता है, जब
अधेड़ हो जाता है, थोड़े और कम होते हैं, वृद्ध हो जाते हैं और कम हो जाते हैं। तो जो नया शोध चल रहा है वो इस विषय में चल रहा है कि टीलोमेर की लेंथ लंबी कैसे रखी जाए। दूसरी चीज़ जो है, जो हमारी सेल्स हैं कुछ, वो डेड हो जाती हैं और हानिकारक हो सकती हैं। तो उन सेल्स को जो डेड हैं, हानिकारक सेल्स हैं, उनको कैसे शरीर से निकाला जाए, उस पर भी शोध चल रहा है। कई बार जो ये होता है, अपने हम जो फास्टिंग करते हैं, जो व्रत रखते हैं, उससे भी लाभ मिलता है उसके अंदर। लेकिन और भी शोध चल रहे हैं कि वो जो सेल्स हैं उन्हें वॉश अवे कैसे किया जा सके। तीसरी चीज़ है स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स क्या हैं? वो सेल्स हैं जो बिल्कुल लड़कपन वाले सेल्स हैं ना, जो कि बचपन वाले, जो कुछ भी बन सकते हैं। तो एम्ब्रियो से शुरू होते हैं स्टेम सेल्स। उन्हीं स्टेम सेल से बोन भी बन सकती है, लिवर भी बन सकता है, त्वचा भी बन सकती है, किडनी भी बन सकती है, सब चीज़ें बन सकती हैं। तो वो सेल्स युवा सेल्स होती हैं, बल्कि इन्फेंटाइल सेल्स होती हैं। प्लूरीपोटेंट मतलब उनमें संभावनाएं बहुत होती हैं। जैसे छोटा बच्चा है ना, डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है, जर्नलिस्ट भी बन सकता है, नेता भी बन सकता है। तो उसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो किस संभावना को वो अभिव्यक्त करता है बाद में, वो निर्भर करता है कि उसे कैसे एनवायरनमेंट कैसा मिलता है। ऐसे ही वो सेल्स हैं। तो उन सेल्स के इंजेक्शन से भी जो वृद्ध सेल्स हैं, जो सेल्स खराब हो रही हैं, उनको रिप्लेस करके वो सेल्स डाल दी जाएं। चाहे वो आपके पैनक्रियाज में हो डायबिटीज़ के लिए, या आपके जॉइंट्स में हो ताकि अभी कार्टिलेज नहीं बन जाए, या फिर आपके खून में हो ताकि नए खून बन जाए, हार्ट में हो ताकि जो नई वो धमनियाँ बन जाएँ आपकी। वो सब पे रिसर्च चल रही है, कुछ हद तक सक्सेसफुल भी हुई है। मैं एक यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था यूएस में, यूमैस करके, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स। वहाँ पे जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने मिलके एक कान बनाया था चूहे के पीछे, चूहे के कमर पे कान बनाए थे। वो सब जगह आया था उसके विषय में। अब जो कर रहे हैं उसी विषय में, वो है कार्टिलेज बनाना, जॉइंट की कार्टिलेज खराब होती है वो बनाना। पर धीरे धीरे एंटी एजिंग में जो जॉइंट्स या जिन जगहों पे ज़्यादा असर पड़ रहा है, स्टेम सेल्स का रोल शुरू हो गया है। और आगे जाके पूरे शरीर में भी संभवतः है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ऑर्गन रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। आपने लैब में गया, एक लिवर बना लिया, तो उसका लिवर बूढ़ा हो गया, वो आपका नया लिवर लग गया, या लिवर में इंजरी हो गई, नया लग गया। तो शोध चल रहा है बहुत चीज़ों पे। अब जैसे मैंने करवाया नहीं, लेकिन कुछ जो हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं, वो पीछे से बाल निकाल के आगे लगाते हैं। अब शोध इस बात पे चल रहा है कि एक बाल में से स्टेम सेल निकाली, 2000 बाल बना दिए। तो शोध बिल्कुल चल रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन सबसे पहला एंटी एजिंग का शोध भारत से शुरू हुआ था, क्योंकि मैं बार बार उसी बात पे दोहराता हूँ। और वो था हार्मोन्स का। जो आजकल हम लोग हार्मोन रिप्लेसमेंट देते हैं, ऐसे नहीं जो नुकसान करें, पर जो पॉजिटिव हैं, से पोस्ट मीनोपॉजल लेडीज़ के लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट करते हैं, आदमियों के लिए थेरेप्यूटिक रेंज में टेस्टोस्टेरोन रिप्लेस करते हैं। हमारे यहाँ गोखुरा था, जो कि टेस्टोस्टेरोन जैसा ही है, या शिलाजीत था। और भी कई दवाइयाँ हैं हमारे पुराने विज्ञान में, जो सदियों से चला आ रहा है, जो कि एंटी एजिंग से ही संबंध रखती हैं। योग जो है, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि नई चीज़ें, लेकिन योग में जो है, और प्राणायाम जो है, वो शायद सबसे अच्छी चीज़ें हैं हमारे एंटी एजिंग के लिए। दवाइयाँ जो एंटी एजिंग के लिए सबसे अच्छी हमारे लिए, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं। तो अगर हम वापस अपने आयुर्वेद पर जब जाते हैं, तो उसके अगर मॉडर्न एंटी एजिंग में उसका वो देखा जाए एनालॉजी, तो वात, पित्त और कफ। वात जो है ऑक्सीजन से संबंधित है, तो एंटीऑक्सीडेंट्स आप लें ताकि आपके जो कोशिकाएं जो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, जो चीज़ें, जैसे अपना लोहा ऑक्सीडाइज होकर जंग लग जाता है, ऐसी सेल्स में कई चीज़ें होती हैं, जंग लग जाती है। तो उसका निवारण करने के लिए, उसी को अगर हम कहें वित्त को, तो अवात को निवारण करने के लिए आप एंटीऑक्सीडेंट्स लें। तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या बढ़िया हैं? जैसे हमारा सिनेमन बढ़िया है, तुलसी बहुत बढ़िया है एंटीऑक्सीडेंट, हल्दी बहुत बढ़िया है, हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। दूसरा पित्त इज बेसिकली एलर्जी का जो होता है, जो आपकी एलर्जी, आप पित्त उछल गया कहते हैं, तो पित्त होता है। तो उसके लिए कई बार आपकी जो चीज़ें जो आपको एलर्जी कॉज करती हैं, जिनसे एलर्जी होती है, इन्फ्लेमेशन कॉज करती हैं, एलर्जी कॉज करती हैं, उनको ठीक किया जाए। तो साथ ही साथ पित्त वो भी है जो हमारे शरीर जो है, जो माफ़ी चाहूँगा शब्द इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन जो शरीर, जो कोशिका का मल है वो हटाना, तो वो है चीज़ों को, जो ख़राब चीज़ें उन्हें निकालना। तो उसके लिए चीज़ें होती हैं जो आप एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, उनको सेल से निकाल दिया जाए। तीसरा इन्फ्लेमेशन, जिसे कफ भी कहा जाए, कफ जो होता है वो इन्फ्लेमेशन से ताल्लुक़ रखता है। तो कफ की चीज़ें, जो इन्फ्लेमेटरीज निकालने के लिए हम लोग एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट देते हैं, जिसमें कि इन्फ्लेमेशन कॉज करने वाली चीज़ें ना दें। जैसे दूध है, उसके बहुत सारे अच्छे यूजेस हैं, बहुत अच्छे चीज़ों के लिए प्रयोग होता है, बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है, पर वो इन्फ्लेमेटरी है। लेकिन जो दही है वो इन्फ्लेमेटरी नहीं है। जो हल्दी है, जैसे मैं पहले कह रहा था, उसका
लोगों ने प्योरीफाई करके विदेशी में करक्यूमिन बना लिया। बट टर्मरिक जो हल्दी है हमारी अच्छी जगह से ली जाए, वो आपके लिए सबसे अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ है। और वो बचपन से आपने सुना होगा कि लोग देते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ के लिए। ग्रीन टी है वो बहुत बढ़िया है, दालचीनी बहुत बढ़िया है, और भी बहुत सारी औषधियाँ हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी हैं। और नई जो शोध है वो इनके विषय में भी चल रहा है, कैसे इनको अच्छे से अच्छा प्रयोग किया जाए ताकि हमारी आयु भी कम रहे, त्वचा की भी सुंदर रहे, और हम ऐसी चीज़ों से बचे भी जिनसे हमारी उम्र ज़्यादा बढ़ती है। जैसे 3 S हैं उसके अंदर, स्ट्रेस, स्मोकिंग और सन। तो सूर्य देवता को नमस्कार, पर सूर्य देवता से त्वचा पे खराब असर होता है, तो उसे सीमित मात्रा में ही सूर्य की जो रेज हैं उनका सेवन करें। ज़्यादा सन बेदिंग ना करें, वो थोड़ा विटामिन डी बनता है लेकिन एजिंग बहुत जल्दी बढ़ती है। और स्ट्रेस से बचें। अब आपके जॉब में, हमारे जॉब में स्ट्रेस तो से बचना तो संभव नहीं होता, लेकिन उसे कम से कम करें और उसका निवारण करने के लिए प्राणायाम करें, उससे स्ट्रेस में बहुत कमी आती है। सर एक सवाल, आप हल्दी पे आए तो मैं अक्सर कुछ व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स का शिकार होता हूँ, क्योंकि यहाँ वहाँ से आते हैं कि आप हल्दी में अगर आप कॉफ़ी मिला के और शहद मिला के लगा लें तो आपको एंटी एजिंग में बहुत काम आएगा, आपकी त्वचा जवान रहेगी। तो ऐसे कई सारे मिथ्स हैं, मैं बहुत श्योर नहीं हूँ कि ये ठीक होगा मेडिकली या नहीं होगा। तो मैं आपसे ऐसे, आप आते होंगे आपके सामने ऐसे कई सारे मरीज जो कि अपने अलग अलग शंकाएं लेके आते हैं कि मैं ये कर लूं तो कि मेरी त्वचा जवान रहेगी। तो ऐसे कुछ मिथ बस्ट कीजिए लोगों के लिए जो पॉपुलर हो। मैं कुछ कंफर्म भी कर देता हूँ। जी 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 बिल्कुल। जो हल्दी है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ों में करीब करीब सर्वोपरि है, सबसे ऊंचा स्थान रखती है। लोकल लगाने से कम फ़ायदा होता है, लेकिन उपटन कोई बुरी चीज़ नहीं है, उससे लाभ होता है। जो त्वचा है वो साफ़ होती है, जो त्वचा में आपके छोटे मोटे गड्ढे वड्ढे होते हैं वो उनमें से जो मैल है वो निकल जाता है, जो बैक्टीरिया हैं वो निकल जाते हैं। बैक्टीरिया के लिए भी बहुत लाभकारी है, बैक्टीरिया कम करने के लिए हल्दी। लेकिन जहाँ तक हल्दी के साथ चीज़ों का मिश्रण करना है, वो ज़रूरी नहीं कि उससे लाभ हो। चंदन भी बहुत अच्छा है त्वचा के लिए। जब आप हल्दी खाते हैं तो उसमें करक्यूमिन जो मेन चीज़ होती है, लेकिन साथ में काली मिर्च खानी चाहिए, क्योंकि होता कि जो काली मिर्च है उसमें पिपरिन नाम की चीज़ होती है, जो एक्टिव चीज़ है वो पिपरिन है। तो काली मिर्च साथ में खाएंगे आप हल्दी के, तो वो एब्जॉर्प्शन हल्दी का जो शरीर में जल्दी जाएगी। काली मिर्च से लाभ नहीं है उतना जितना कि हल्दी के साथ जब आप खाते हैं तो हल्दी जो है आपके रक्त में सीधी पहुंचती है। तो कुछ तो ऐसी जो जिनको लोग मिथ समझते हैं वो सत्य भी हैं। जब हम छोटे थे तो लोग बोलते थे भैया दूध मत पीना, पस पड़ जाएगा। हम हंसते थे जब डॉक्टरी कर रहे थे कि क्या बात कर रहे हैं, अभी दूध से और पस कोई ताल्लुक नहीं है, दादी अम्मा बोलती थी। पर फिर पता चला कि दूध, जो मैं अभी बता रहा था, प्रो इन्फ्लेमेटरी है, उससे इन्फ्लेमेशन होता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ सत्य है। तो कई बार सत्य का बीज होता है, उस पर पूरा पेड़ बन जाता है। बीज जो सत्य है वो सिर्फ बीज ही होता है। पर कई बार लोग झुठलाते हैं जो सत्य होता है उसे भी। कई बार लोग आते हैं हमारे जिनके बिल्कुल गलत चीज़ें सोचते हैं, वो भी चीज़ें जो हैं एक बार सोच के करना चाहिए कि उसके बेस में, उसके कहीं ना कहीं जहाँ से जो उसकी जड़ों में कहीं ना कहीं जो छोटा मोटा सत्य है उसे ग्रहण कर लें। सर बर्फ़ रगड़ने से, ये मुझे बहुत सुनने में सामने आता है कि आइस थेरेपी आप अगर लें, अगर आप चेहरे पे बर्फ़ रगड़ें तो जो आपने एक पहले टर्म इस्तेमाल किया, कोरियन स्किन मिल जाती है, जो कि ऐसे एक भी झुर्री नहीं होती। तो इसमें कितनी सच्चाई है? आजकल कोल्ड थेरेपी से कई चीज़ें की जाती हैं, मेडिकली नॉन मेडिकली भी। कई बार ओवर हाइप भी होता है, कई बार जो है उसमें कुछ तथ्य भी होता है, जैसे बता रहा था बीज तथ्य है। तो कई बार हम कूल स्कल्पटिंग भी करते हैं, इससे जो फैट है फ्रीज कर देते हैं, तो फिर बॉडी उसे कम कर देता है फैट को। कई बार हमने देखा है कि जो अगर आप उतना ही मात्रा में खाना खाएं तो कोल्ड क्लाइमेट के अंदर, जहाँ पे बर्फीले पहाड़ों में, आपका वजन कम हो जाएगा। सिर्फ ये कंडीशन ये कि उतना ही खाएं, क्योंकि वहाँ इच्छा होती है ज़्यादा खाने की, और कई बार लोग अल्कोहल भी लेते हैं। पर जो ठंडाई है, जो ठंडा वातावरण है, वो कुछ हद तक एंटी एजिंग करता है। बर्फ़ के स्नान करने से केवल नहीं, लेकिन जो शीतकाल में जो आपकी जो आयु है वो कुछ कम बढ़ती है। आपने देखा होगा ऋषि मुनि सब जो है ठंडी जगह पे जाके रहते हैं, तो लगता है कि इसकी जगह आप ओशन के पास क्यों नहीं रहते। लेकिन ठंडी जगह पे जाते हैं, उससे उम्र भी कम बढ़ती है और जो मेटाबॉलिज्म है हमारी वो स्लो हो जाती है। लेकिन केवल मुंह डालने से ठंडे पानी में सिर्फ स्किन थोड़ी सी टाइट होगी कुछ समय के लिए, लंबे समय तक उसका कोई खास उपयोग नहीं है। ओके, आखिरी सवाल आज के एपिसोड का। अक्सर स्किन ट्रीटमेंट्स को, जो यानी बोटॉक्स कह लीजिए, फिलर्स कह लीजिए, इसको एसोसिएट किया जाता है कि यार महंगी चीज़ है बहुत, है ना, कि पैसे वाले लोग करा सकते हैं। तो मेरा एक बेसिक सवाल आखिर में ये है कि जो सामान्य वेतन पाने वाले लोग हैं, जो कि मिडिल क्लास के लोग हैं, जो चाहते हैं कि यार अगर हमारा चेहरा थोड़ा अच्छा दिखे, वक्त के साथ बूढ़ा ना हो,
तो क्या उनके लिए भी कोई जुगाड़ है, उनके लिए कोई तरीका है? बिल्कुल है। आजकल 2-3 चीज़ें अच्छी हुई हैं। एक तो फिलर्स कुछ आ गए हैं जो सबसे महंगी कंपनियों वाले नहीं हैं, पर अच्छे रिलायबल फिलर्स हैं, वो आप कर सकते हैं। तो उनमें जो अंतर है वो 1/4 का है, जो महंगे वाले हैं और जो सस्ते वाले हैं। उनको आप ज़रूर उसके पहले छानबीन कर लें कि वो सेफ़ हैं। सेफ़ होने बहुत ज़रूरी हैं, वो लगवाए जा सकते हैं। दूसरी बात, बोटॉक्स के भी ऑल्टरनेटिव्स आ गए हैं कि उसकी जगह वो लगवा लें, पर वो भी पहले छानबीन कर लें। सिर्फ सस्ते होने की वजह से ना कराएं। लेकिन अगर आपको काफ़ी फिलर चाहिए, तो अगर मान लीजिए एक फिलर, मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ, मान लीजिए एक फिलर जो है 30,000 का है, 40,000 का है, और आप 4 लगाते हैं तो 1,60,000 के हो गए। उसकी जगह आप अगर अपना वसाब का प्रयोग करें, उसमें और भी अधिक लाभ है, तो वो आपका कम पैसे में भी हो जाएगा, लास्ट भी ज़्यादा समय तक करेगा, तो लॉन्जेविटी भी ज़्यादा है उसकी, और उससे आप ज़्यादा लगवा सकते हैं। यहाँ थोड़ा ही लगवाना है तो फिलर ठीक है, क्योंकि वो सस्ता पड़ेगा, कि फिर जो फैट लगवाने के, अपनी वसा लगवाने के भी अलग कॉस्ट हैं। पर अगर काफ़ी सारा चाहिए, और मिडिल क्लास हम लोग हैं, जैसे अगर मिडिल क्लास लोग हैं, तो उनके लिए वसा का प्रयोग बेहतर रहता है। कई बार अगर अधिक लगाना हो, थोड़ा सा लगवाना हो, तो फिलर जो विश्वसनीय हैं पर सस्ते हैं, वो लगवा सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत सारे मिथ बस्ट किए आपने, और एंटी एजिंग पे बहुत ज़्यादा प्रकाश भी डाला। समझ भी पाए कि हम किस तरह से कॉस्मेटिक सर्जरी, जैसे हम वेस्ट का मानते हैं, वो कहीं ना कहीं घूम फिर के उसकी जड़ें भारत से जुड़ती हैं। तो आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा, और कुछ मिथ आपके भी बस्ट हुए होंगे। आपको समझ आया होगा कि अगर एंटी एजिंग थेरेपी करानी है तो 2-3 बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। पहला, कि एक्सपर्ट्स की सुने। दूसरा, अपने ऊपर विश्वास रखें। और तीसरा, सब चीज़ें लिमिट में रहें तो बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब का आग्रह आपसे है, ये रस्म निभा दीजिएगा। मुलाकात होती है अगले एपिसोड में।